तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस, जिसको हम पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी भी कहते हैं। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि जो सिंपल हैं, फेस सेंटर्ड है या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, उसमें पार्टिकल्स कितने परसेंट स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो हम सबसे पहले कर लेते हैं सिंपल यूनिट सेल में। तो सिंपल यूनिट सेल आपको पता है कि इस टाइप से होता है। तो ऐसे हम एक क्यूब बना लेंगे। इस क्यूब में जैसा कि आपको पता है कि सिंपल यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स हैं दे आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। तो इस तरह से 4 कॉर्नर ऊपर और 4 कॉर्नर नीचे, इस तरह से हमने बना लिया ये एक सिंपल यूनिट सेल। तो ये जो सिंपल यूनिट सेल है, आप ये इमेजिन कीजिए कि ये सारे पार्टिकल बिल्कुल क्लोज हैं। तो इसमें कितने परसेंट वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये जो नीचे वाले 4 पार्टिकल हैं, आप इनको ऐसे इमेजिन कीजिए कि जैसे ये एक दूसरे को टच कर रहे हों, इस टाइप से, और ये इसकी लेंथ है, और इनके ऊपर ये ऊपर वाले 4 पार्टिकल हैं। तो ये बीच में स्पेस रह जाता है, ये एक अनकवर्ड स्पेस होता है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि कवर्ड स्पेस कितना है। तो हम देखते हैं कि कैसे इसको करेंगे। देखिए, ये जो क्यूब है इसकी लेंथ जो है हम ए सपोज कर लेते हैं। तो इस पूरे क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो तो आपको पता है कि वो ए क्यूब हो जाता है। और एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है तो वो भी आपको पता है कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर इसका रेडियस हम आर सपोज करते हैं तो जितने स्फीयर्स हैं उतने से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास सभी स्फीयर्स का वॉल्यूम आ जाता है जो ऑक्यूपाइड है। और टोटल वॉल्यूम जो होता है वो ए क्यूब है। तो इतने में से इतना वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई है, तो 1 में से निकालेंगे तो वो होता है पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। अगर आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो आ जाता है परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस। तो इसको हम मान लेते हैं कि इसकी एज लेंथ जो है वो ए है और रेडियस ऑफ स्फीयर जो है वो सपोज आर है। तो इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ जो यूनिट सेल है वो कितना होगा, वो ए क्यूब होगा। और अगर आप ये मानते हैं कि ये दोनों स्फीयर जो हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि A = होता है 2R। यहाँ से ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो A = ये R और एक ये R, तो A होता है 2R। तो वॉल्यूम जो A क्यूब है तो वो 2R क्यूब हो जाता है। 2R क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8R क्यूब। ये हमारा आया है पूरे स्फीयर, पूरे क्यूब का वॉल्यूम। अभी देखना है कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो आपको पहले निकालना है नंबर ऑफ स्फीयर्स। नंबर ऑफ स्फीयर्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितने हैं। तो आपको पता है कि ये 4 कॉर्नर ऊपर 4 कॉर्नर नीचे, तो 8 पार्टिकल्स हैं। और आपको ये भी याद होगा कि कॉर्नर पर जो कंट्रीब्यूशन लेते हैं वो 1/8 लेते हैं। तो नंबर ऑफ स्फीयर्स इसमें आ गया 1। तो जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा, तो एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो स्फीयर तो एक ही है, तो एक ही पार्टिकल है, तो हम इसे 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारा वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाइड है, जो स्फीयर्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं इतने में से। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा कि इतने में से इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है, मीन्स 4/3 पाई आर क्यूब आउट ऑफ 8R क्यूब। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा π/6 या आएगा 0.524। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है हमारा पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। अगर आपको परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस, तो आप इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.524 × 100, तो ये आपका आएगा 52.4%। तो ये आपको लर्न भी करना है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस होता है वो होता है 52.4%।
तो आगे हम कैलकुलेट करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने % स्पेस ऑक्यूपाई है। तो आप पहले की तरह एक क्यूब बना लेंगे और उसकी लेंथ सपोज कर लेंगे a। तो ये मैंने ABC पॉइंट लिए हैं। तो इसमें आपको पता है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है उसमें कॉर्नर पर तो पार्टिकल होते ही होते हैं और हर फेस के सेंटर में भी होते हैं। तो मैं इसमें एक ये डायगोनल बना देता हूँ AC और इस फेस के ऊपर एक पार्टिकल बना देते हैं इस तरीके से। तो ये एक पार्टिकल एक ही फेस पे बनाया है, इसी तरह से सभी फेसेस पर आप बना सकते हैं। तो ये हम देखते हैं कि इसमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल कॉर्नर पे हैं और हर फेस के सेंटर पे भी हैं। तो ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर आपको एक ये राइट एंगल ट्रायंगल नज़र नहीं आ रही है, तो ये इसको ऐसे यहाँ देखिए, ये इस तरीके से ये AC है, तो ये AB और ये BC, ध्यान से देखिए, AB ये वाली लाइन और BC ये, और ये एक डायगोनल हो गया AC, और यहाँ पर एक पार्टिकल प्रेजेंट है जो फेस सेंटर पे पार्टिकल है। तो ABC राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप कैलकुलेट करें AC पाइथागोरस थ्योरम से, तो वो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर और ये होगा स्क्वायर रूट। तो इस तरह से आपको याद है कि AB या BC सभी लेंथ तो कितनी है, A है, तो ये A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका √2A। तो AC जो आ जाता है वो √2A आ जाता है। और AC वाले जो तीनों स्फीयर हैं, तो ऐसा हम मानते हैं कि वो सारे एक दूसरे को टच करते होंगे। तो अगर वो सारे टच कर रहे हैं तो ये R है, यहाँ से यहाँ तक 2R और ये एक और R। तो AC जो है वो किसके इक्वल हो गया, AC जो हो जाता है वो किसके इक्वल हो जाता है, 4R के। तो AC 4R के इक्वल है और वो √2A के इक्वल है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करिए √2A = 4R। तो A कितना होगा, 4/√2, और ये यहाँ पर क्या है, R है, यही वाला। तो इस तरह से आप A कैलकुलेट कर लेंगे। तो A कैलकुलेट करने से आप क्या कर पाएंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैलकुलेट कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो आपको पता है किसके इक्वल होता है, वो A³ ही होता है। और इसका जब आप क्यूब करेंगे इस सारे का, तो ये 4 का क्यूब करते हैं 64 और इसका आ जाएगा 2√2, एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 32/√2 आ जाएगा R³। ये आपके पास आया है इस क्यूब का वॉल्यूम पूरे का। अभी हमें कैलकुलेट करना है कि स्फीयर्स का वॉल्यूम कितना है। तो सबसे पहले आप देखते हैं फेस सेंटर्ड में नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने हैं, तो ये आपको पता है कि इसमें हर कॉर्नर पर एक स्फीयर है और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। तो हर फेस के सेंटर पे भी हैं, तो इसके फेसेस होते हैं 6 और फेस का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। तो ये कैलकुलेट करके आ जाता है 4। तो इसके अंदर 4 स्फीयर्स हैं और 4 स्फीयर्स ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है वो आपको नोट करना है। आपको पता है कि एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स जो हैं वो एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³ और 4 स्फीयर्स का वॉल्यूम कितना होगा वो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 16/3πr³। तो ये जो वॉल्यूम है ये ऑक्यूपाई कर रखा है आउट ऑफ दिस। तो हमें करना क्या है कि इसको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को इस टोटल वॉल्यूम से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो उससे हमारा आ जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ पे कर देते हैं। ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 16/3πr³ डिवाइडेड बाई ये 32/√2 R³। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये इस तरह से कैलकुलेट करने के बाद ये 0.74 आ जाता है। तो ये 0.74 जो होता है ये क्या है कि पैकिंग फ्रैक्शन है। अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस होगा तो वो आपका 100 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 74%। तो इसमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस होता है 74% और पैकिंग फ्रैक्शन होता है 0.74। तो इस तरह से आपको ये करना है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो आगे हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में कैलकुलेट करते हैं कि उसमें परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस कितना है या पैकिंग फ्रैक्शन। तो हम फिर से क्यूब बना लेते हैं। तो बॉडी सेंटर्ड में आपको याद है कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस टाइप से होता है, पार्टिकल्स कॉर्नर पे होते हैं और एक पार्टिकल बॉडी के सेंटर में होता है। तो ये पार्टिकल सेंटर बनाने के लिए हम पहले तो ये डायगोनल बना लेते हैं।
इसको ऊपर वाले डायगोनल को बोलते हैं फेस डायगोनल, और एक हम नीचे ले लेते हैं, इस अंदर वाला डायगोनल को बोलते हैं बॉडी डायगोनल। तो अगर दो डायगोनल बनाएं तो दोनों यहाँ पर कट करते हैं और यहाँ पे एक पार्टिकल होता है, तो ऐसे बॉडी सेंटर में एक पार्टिकल बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है और 4 कॉर्नर ऊपर 4 नीचे। तो देखते हैं कि कितना परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस इसमें है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो है लेंथ पहले की तरह ए मान लेते हैं और रेडियस ऑफ स्फीयर जो है पहले की तरह आर मान लेते हैं। तो अभी हम ये डायगोनल कैलकुलेट करते हैं ए सी। तो आप समझ गए होंगे कि ये ए बी और बी सी और ये ए सी उसका डायगोनल है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है इस तरह से, और ए बी जो है वो ए के इक्वल है, बी सी भी ए के इक्वल है। तो ए सी जो होगा पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अंडर द रूट, तो ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 2a जो ए सी की लेंथ है। और आगे हम निकालते हैं ए डी की लेंथ। ए डी जो है, ए सी डी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें अगर आप ए डी कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर अंडर द रूट, ए सी स्क्वायर जो होगा वो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2a स्क्वायर, और सी डी जो है जो इसकी लेंथ है वो आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर, तो यहाँ से ये आ जाएगा रूट 3a। तो ये इस टाइप से बॉडी डायगोनल जो होता है रूट 3a होता है। तो अगले टॉपिक के लिए भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो फेस डायगोनल होता है, फेस डायगोनल होता है वो रूट 2a होता है, और जो बॉडी डायगोनल होता है वो कैलकुलेट करके आ जाता है रूट 3a। तो ये जो ए डी में आपको नज़र आ रहे हैं 3 स्फीयर इस टाइप से, तो ये सारे एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। ये आर है, ये 2r है और ये एक और आर है। तो ए सी इज इक्वल टू यहाँ पे ए डी जो सॉरी है वो ए डी जो है इक्वल टू क्या है 4r है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि रूट 3a, ए डी जो है वो रूट 3a है, रूट 3a जो है वो आया है 4r। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिए a, तो वो आ जाएगा 4/√3r। तो ये आ गया है a इन टर्म्स ऑफ आर, जो हम पहले की तरह कैलकुलेट कर चुके हैं जैसे पहले करते थे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है ए क्यूब। तो इसका सारे का क्यूब करते हैं अगर आप, तो ये आ जाता है 64/3√3r³। तो ये इसका पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम आ जाता है। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देखते हैं कैसे होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, आप एक स्फीयर का वॉल्यूम तो होता है 4/3πr³। तो इसमें नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने होते हैं, आपको याद होगा कि कॉर्नर पे 8 हैं तो उसका 1/8 करते हैं, और एक पार्टिकल बॉडी के सेंटर में, तो नंबर ऑफ स्फीयर इस केस में है 2। बॉडी सेंटर में नंबर ऑफ स्फीयर होते हैं 2, एक स्फीयर का वॉल्यूम इतना, तो 2 स्फीयर का कितना, तो वो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करके इसको लिख सकते हैं 8/3πr³ इस टाइप से। तो ये वॉल्यूम जो है स्फीयर ने ऑक्यूपाई किया हुआ है आउट ऑफ दिस टोटल वॉल्यूम। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, ये 8/3πr³ डिवाइडेड बाई 3/√3r³। तो ये जब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.68। तो ये होता है पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। अगर आपको निकालना है परसेंटेज की टर्म में, तो परसेंटेज की टर्म में आपको करना है इसको 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 68%। तो इस तरह से हम परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस निकाल सकते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में भी, जो कि 68% है। और इससे पहले जो हमने फेस सेंटर्ड में किया था वो 74% आया था, और उससे पहले जो सिंपल में किया था वो था 52.4%। को सभी का परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस लर्न करना है। तो ये आप इसको डेरिवेशन को बहुत सिंपल है, इसको आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। तो अगला टॉपिक जो हमारा है वो है इंटरस्टिसेस और इंटरस्टिशियल साइट्स।
तो जब आपने क्लोज पैकिंग पढ़ी थी तो आपने देखा था कि जब स्फीयर का पार्टिकल का अरेंजमेंट करते हैं तो उसके बीच में कुछ खाली जगह रह जाती है जिसे आप वॉइड बोलते हैं। तो उसी वॉइड को ही हम बोलते हैं इंटरस्टिसेस और इंटरस्टिशियल साइट्स। तो स्फीयर्स की क्लोज पैकिंग में जो वेकेंट स्पेस लेफ्ट हो जाता है, बच जाता है, उन खाली जगह को वॉइड या इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। तो आपको स्टडी करना है कि ये साइट कैसी होती हैं और उनका साइज क्या होता है। तो ये जो वॉइड्स होती हैं या इंटरस्टिशियल साइट्स जो होती हैं ये 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरी होती है ओक्टाहेड्रल वॉइड। तो इसमें द वॉइड सराउंडेड बाई 4 स्फीयर इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल वॉइड एंड द वॉइड सराउंडेड बाई 6 स्फीयर इज कॉल्ड एज ओक्टाहेड्रल वॉइड। तो आप देखिए कि ये 4 स्फीयर वाली कैसी होती है। तो इस तरह से आप 3 स्फीयर बना सकते हैं। एक स्फीयर और यहाँ पे रखता हूँ मैं इस टाइप से। तो इन 4 स्फीयर के बीच में जो ये खाली जगह बनी है इसको आप ऐसे स्फेरिकल मान सकते हैं। तो इस तरह की जो वॉइड होगी दैट विल बी कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर इस वॉइड का सेंटर पॉइंट को आप इन चारों स्फीयर्स के, एक बाहर की तरफ है, 3 ऐसे पीछे की तरफ हैं, तो एक इस तरह की शेप बन जाती है। जैसे आपने मीथेन की शेप पढ़ी होगी, आपको पता है कि उसको टेट्राहेड्रल शेप बोलते हैं। तो दिस वॉइड सराउंडेड बाई 4 स्फीयर इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल वॉइड। एंड व्हाट इज ओक्टाहेड्रल वॉइड? इट द वॉइड सराउंडेड बाई 6 स्फीयर। तो इसको हम 6 स्फीयर बनाते हैं ऐसे। थ्री और स्फीयर्स हम इसके ऊपर रख देते हैं। तो ये मैं पहले 3 स्फीयर बनाता हूँ अलग से। ये यहाँ पर लाना है आपको ऐसे। तो इस टाइप से जो वॉइड बनेगी तो वो देखिए कैसे है। एक स्फीयर आप ऐसे बना देंगे, एक स्फीयर ऐसे बना देंगे और एक नीचे बना देंगे। तो दिस वॉइड, यही बीच में जो दोनों साइड से आपको दिख रही है, ये छोटी सी वॉइड जो है इसको हम बोलते हैं ओक्टाहेड्रल वॉइड। तो जो ये नहीं है, ये वाली है ओक्टाहेड्रल वॉइड। तो इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं विच इज़ सराउंडेड बाई 6 स्फीयर। तो यहाँ पे अगर आप इस वॉइड के रेडियस को स्मॉल आर मान लें और स्फीयर के रेडियस को कैपिटल आर मान लें तो देखना ये है कि इस वॉइड के रेडियस में और स्फीयर के रेडियस में साइज़ में क्या रिलेशन है। तो अगर आप टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करते हैं तो उसमें जो रिलेशन है वो ये है 0.225 कैपिटल आर। तो अगर आपको इसका रेडियस पता है तो उसको 0.225 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा टेट्राहेड्रल का वॉइड का रेडियस। और इस तरह से अगर आपको ऑक्टाहेड्रल का कैलकुलेट करना है तो इन दोनों का वो कैलकुलेट है करके आएगा 0.414 आर। तो ये दोनों फार्मूले आपको लर्न करने हैं और इनका डेरिवेशन भी है जो अलग से आपको करा दिया जाएगा। तो इस टाइप से ये रेडियस ऑक्टाहेड्रल वॉइड का है और ये टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस है। आप ये बताइए कि अगर स्फीयर का साइज़ दोनों के केस में सेम हो तो टेट्राहेड्रल वॉइड बड़ी होगी या ऑक्टाहेड्रल? देखिए सोचिए कि अगर दोनों साइज के दोनों के केस में स्फीयर का साइज सेम है, कैपिटल आर सेम है, तो कौन सी वॉइड छोटे साइज में होगी, कौन सी बड़े में? आप इसको अगर 100 मान लें तो ये 41.4 आ जाता है इसका रेडियस और इसका वॉइड का, और इस केस में ये 22.5 आ जाता है। अगर आप इसको 100 मानते हैं तो नेचुरली ये साइज़ बड़ा है और ये साइज़ छोटा है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो है दैट इज़ मच स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर स्फीयर का साइज सेम है। तो इसमें एक बात आपको और भी लर्न करनी है कि अगर कैटायन और अनायन में कंपैरिजन आता है तो जनरली कैटायन वॉइड में प्रेजेंट होता है और अनायन जो है वो मेन क्लोज पैकिंग में आता है। तो कैटायन और अनायन के साइज में, रेडियस में भी यही रिलेशन होता है। अगर सपोज कैटायन आ जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड में, तो टेट्राहेड्रल वॉइड में कैटायन आएगा तो उसका जो रेडियस है अनायन के रेडियस का होगा 0.225, मल्टीप्लाई कर लेना है इससे। अगर कैटायन बाई चांस इसमें आता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में तो उसका जो रेडियस है पॉजिटिव कैटायन वो होगा 414 अनायन।
तो इस तरह से अगर आपके पास कोई इस तरह का न्यूमेरिकल आता है, वो मैं आपको स्लाइड में दे दूंगा, वो आप इजीली अपने आप कर पाएंगे कि कैटायन अनायन में से आपको सपोज इसका रेडियस दिया है और इसका कैलकुलेट करना है, तो ये रिलेशन आपने लर्न कर रखा है तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, या ये कैलकुलेट करना है तो ये इधर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है NaCl के केस में। NaCl में Na ये कैटायन है और Cl अनायन है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये Na कैटायन जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में आता है या ऑक्टाहेड्रल में? तो ये आप सोच सकते हैं, और आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको याद आएगा कि सोडियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है मैंने आपको बताया था 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बताया था, इसका मतलब ये होता है कि एक सोडियम के साथ 6 क्लोराइड आयन लगे होते हैं। तो ये जो पॉसिबल है वो किस केस में पॉसिबल है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड के केस में। तो यहाँ पे सोडियम प्रेजेंट होगा और मेन जगह पर ये Cl नेगेटिव होगा। तो अगर सोडियम और क्लोराइड आयन के रेडियस में कंपेरिजन करना है आपको, तो सोडियम ये यहाँ पर और Cl का रेडियस यहाँ पर, और फार्मूला लगेगा उसमें ऑक्टाहेड्रल का ही, क्योंकि सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। और जब आप NaCl का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि NaCl का जो पोजीशन ऑक्यूपाई करता है यूनिट सेल में, वो करता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो उस केस में फार्मूला लगाना है ये। तो इन दोनों फार्मूले को आप लर्न कीजिए, और इस पर बहुत ही कम न्यूमेरिकल आते हैं, फिर भी कुछ न्यूमेरिकल आप इस फार्मूले पे ट्राई कर सकते हैं, टेट्राहेड्रल के केस में भी और ऑक्टाहेड्रल के केस में भी।